देखिए, पिछले अध्याय में अपन ने साख के बारे में, क्रेडिट के बारे में जाना। साख क्या है? वित्त की उपलब्धता साख के रूप में। देखिए, अपन अर्थव्यवस्था में जो भी कार्य, चाहे अपन उत्पादन करना चाहते हैं, चाहे अपन उपभोग करना चाहते हैं, चाहे विपणन का कार्य करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी पैसे की आवश्यकता है, देखिए, और अपने पास में उपलब्ध नहीं है वह पैसा, देखिए पैसा उपलब्ध नहीं है, दूसरों के पास में भैया पैसा ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, चाहे बचत के रूप में हो, चाहे किसी और के रूप में। अपन इस पैसे को उपयोग में लाना चाहते हैं अपने किसी कार्य के लिए। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति आपको मुफ्त में अपना पैसा उपयोग के लिए नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में वित्त की उपलब्धता साख के रूप में हो सकती है और अपन उसको अपने उत्पादन के कार्य में उपयोग में ला सकते हैं। देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग कृषि है, जैसे उद्योग है, जैसे सेवा क्षेत्र है। आधारभूत जो विकास का आधार है वह कृषि के ऊपर आधारित है। देखिए, कृषि में अपन ने, समाज ने, देश ने किसानों को स्वतंत्र कर रखा है कि वो चाहे जिसका उत्पादन करे अपने हिसाब से। इसमें सीधा सरकार का या समाज का कोई इंटरफियरेंस नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अपन ये चाहते हैं समाज के हित के लिए कि कृषि जो कर रहे हैं कृषक, वह नए साधनों का उपयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन ले, उत्पादकता बढ़े, जिससे समाज की जो मूलभूत आवश्यकता है खाद्यान्न और रेशे की, वह आसानी से पूरी हो सके। ऐसी स्थिति में अगर अपन संपूर्ण कृषि को दृष्टिकोण में रखते हुए साख का महत्व की अगर अपन बात करते हैं तो अपन कुछ बिंदुओं के आधार पर इसको अपन बता सकते हैं। जैसे कि एग्रीरियन स्ट्रक्चर, ढांचा। देखिए, ज़मीन को बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने का जो स्कोप है वह बहुत ही सीमित है। हम उत्पादन और उत्पादकता ऐसी स्थिति में किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? अपने सामने विकल्प ये रहता है कि अपन डाइवर्सिफिकेशन या इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सघनता या विविधता के आधार पर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर अपन सघनता और डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर अगर अपन सोचते हैं तो इसके लिए पहले अपने को कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी करना बहुत आवश्यक है। देखिए, एग्रीरियन स्ट्रक्चर जो भारत का है वह, इसमें मुख्य रूप से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर बहुत बड़ी संख्या में है। तो मुख्य आधार जो इन्हीं का है। पर यहाँ पर एक वितरण की बात करें अपन, स्मॉल, मार्जिनल फार्मर, सेमी या मीडियम फार्मर या लार्ज फार्मर, तो होल्डिंग है उसमें संख्या तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की सबसे ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर होल्डिंग लार्ज और मीडियम के पास में है। ऐसी स्थिति का प्रभाव जो भी प्रयास अपन कृषि उत्पादन बढ़ाने में करेंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। देखिए, क्योंकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है और ये जो उत्पादन अपने खेत पे या फार्म पे कर रहे हैं, इनका उत्पादन अनेक बातों पर निर्भर करता है या प्रभाव अनेक कारकों का पड़ता है। इन मुख्य कारक अपन गिना सकते हैं, जैसे कि बरसात है, सूखा है, और कोई रोग लग जाए, जैसे टिड्डी दल भी आ जाए, या इंसेक्टिसाइड लग जाए, या पौध व्याधि के रूप में कोई और चीज़ आ जाए। ऐसी स्थिति में उनका उत्पादन कम हो जाता है और उत्पादन अच्छा होने के लिए मुख्यतया उनको मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। और कहावत भी है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मानसून, मानसून का जुआ है। तो निश्चित रूप से किसान जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, जब उनको प्रकृति की स्थिति उनके पक्ष में होती है, उस समय वह ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। और इस ज़्यादा उत्पादन जो प्राप्त किया है और जो आय उन्होंने कमाई है, उसको संपूर्ण रूप से उनका उपयोग वह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको आने वाले जो संभावित खराब साल हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 साल तक कितने भी हो सकते हैं, उसके लिए जो पैसा इन्होंने कमाया है उसको बचत के रूप में रखना पड़ेगा। इसलिए यदि अपन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को
उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की बात अपन करना चाहते हैं जो समाज की और देश के हित में होगा, तो निश्चित रूप से अपने को इनको मदद करनी पड़ेगी। और वह मदद किसके रूप में होगी? वित्त उपलब्धता साख के रूप में यदि अपन करेंगे, और साथ ही साख अपन उपलब्ध करा देंगे किसानों को, और साथ ही यदि मानसून उनके पक्ष में होगा तो निश्चित रूप से उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी, और समाज के हित में भी यह रहेगा। देखिए, जब सूखा है, बाढ़ आ जाए, ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रभाव स्मॉल मार्जिनल फार्मर, जो लैंडलेस लेबर है, जो आर्टिजन्स है, SC ST का जो हिस्सा है समाज का, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि जिस साल मानसून अच्छा नहीं है, उत्पादन कम होगा, और कम उत्पादन का होने का मतलब उनकी कीमतें बहुत बढ़ जाएगी। तो जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो क्योंकि पहले से ही इन्होंने आय नहीं कमाई है और अपनी आवश्यक जो वस्तु हैं जो बाज़ार से प्राप्त करना है, तो उनके लिए असंभव हो गया, जीवन निर्वाह असंभव सा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में समाज उनकी मदद कर सकता है। किस रूप में कर सकता है? उनको साख उपलब्ध कराकर, अपने वित्तीय संस्थागत जो भी ढांचा है उनको मजबूत करके लगातार जिस समय भी उनको आवश्यकता है ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए, तो साख की उपलब्धता वित्तीय संस्थाओं द्वारा कराकर समाज के जो यह हिस्सा जो पिछड़ रहा है उनको अपन समाज के बराबर ला सकते हैं। यह बात हुई ढांचे को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। देखिए, पारंपरिक खेती अपने यहाँ होती आई है। पारंपरिक खेती में ज़्यादा साधन की आवश्यकता नहीं होती थी, और जैसे जैसे खेती के अंदर आधुनिक साधन आए, जो इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेज जो आई, इन सब का उपयोग खेती के अंदर होने लगा, तो किसान भी जागरूक होने लगा कि हमारे यहाँ पर अगर हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं, इनको बदल कर जो नए साधन खेती के रूप में आए हैं, यदि अपन इनको अपने खेत पे काम में लेंगे तो इससे हमारा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो ध्यान में देने लायक यह है कि जो नए साधन हैं उनका उत्पादन कृषि क्षेत्र में नहीं होता है, बल्कि जो नॉन कृषि क्षेत्र है वहाँ पर होता है। ऐसी स्थिति में जो भी साधन ये खरीदना चाहेंगे, उसके लिए खरीदना पड़ेगा उनको, इसके लिए पैसे की आवश्यकता होनी आवश्यक है। तो यह पैसा वह बचत से ही ला सकते हैं। पहले भी कहा कि इन भारत में निवेश कम होने से उत्पादन, उत्पादकता और उनकी आय कम होती है। वह उनकी निर्भरता, यदि वह नए साधन खरीदना चाहते हैं तो इन लोगों की निर्भरता साख के ऊपर होगी। और या दूसरे शब्दों में कहूँ, समाज यदि अपनी पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में बदलना चाहता है तो निश्चित रूप से साख की उपलब्धता इनको करानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो किसान बड़े हैं या पैसे वाले हैं, समृद्ध किसान हैं, वो आधुनिक साधनों का उपयोग कर लेंगे, तो एक अंतर आ जाएगा, इनकम में असमानता आ जाएगी स्मॉल मार्जिनल फार्मर और बिग फार्मर के बीच में। यह असमानता फ्रस्ट्रेशन के रूप में सामने आएगी, समाज में असंतोष को विकसित करेगा। ऐसी स्थिति में समानता रखने के लिए और असंतोष विकसित नहीं हो, क्योंकि एक स्मॉल मार्जिनल फार्मर अगर उनको उनकी तुलना में बहुत कम इनकम मिलेगी तो वह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सफ़र होकर वह खेती का कार्य छोड़ के कोई और धंधे के रूप में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको अपने को सपोर्ट या समाज को उनको सपोर्ट देने के लिए उनको साख की उपलब्धता समय पर कर सकता है किसी भी प्रयासों के द्वारा। तो यह इससे क्या है कि जो इनकम का अंतर है वह कम से कम हो जाए। तो साधनों को खरीदने के लिए जो इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेज उनको खेती के अंदर काम में लेने के लिए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद में तीसरा, सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण साधन है सभी साधनों में, क्योंकि कृषि लाइव उद्योग है, सजीव उद्योग है। चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, अपन सजीव से संबंधित कार्य करते हैं और सजीव से संबंधित कार्य करते हैं। इसमें पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई है, उनका आधार। तो सिंचाई जिन फार्म के ऊपर उपलब्ध है और उन फार्मों पे जहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो केवल मानसून पर निर्भर है, इन दोनों फार्मों की इनकम में बहुत अधिक अंतर रहेगा। और न केवल इनकम बल्कि उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा अंतर अपन देखेंगे। ऐसी स्थिति में जो मूलभूत सिंचाई की आवश्यकता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपन बढ़ा सकें, चाहे क्रेडिट के रूप में या किसी और के रूप में। देखिए, इरिगेशन बढ़ाने का समाज जो प्रयास कर सकता है वह बांध बना के, बड़े बांध
करके माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाकर इस इरिगेशन सुविधा को वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसके अलावा जहाँ पर बांध बनाना या माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाना संभव नहीं हो और ज़मीन में यदि पानी हो तो वह क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराकर कुएं खोदने का इत्यादि के लिए, सिंचाई की नालियाँ बनाने के लिए इनको ऋण दे सकता है। तो ये जो इरिगेशन के कारण सुविधा होना और न होना के कारण जो असमानता उत्पन्न होगी वह कम हो सकती है। साथ ही क्योंकि ग्राउंड वाटर कम से कम पड़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्रेडिट के द्वारा किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के पानी का संरक्षण करने के लिए हम कई प्रकार से इनकी मदद कर सकते हैं, जिससे ज़मीन का जो पानी है वह ज़्यादा नीचे नहीं जाए। चौथा बात अपने एग्रीकल्चर बेस्ड। देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास में एग्रीकल्चर प्राइमरी आधार है। मुख्य रूप से यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं तो हमें कृषि का विकास पहले करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर कृषि की निर्भरता चाहे राष्ट्रीय आय के रूप में हो, चाहे एक्सपोर्ट के रूप में हो, और चाहे जनसंख्या को रोजगार देने के रूप में हो, कृषि के ऊपर ही आधारित है। कृषि भारत का जीवन है, यह अपन कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि के सुधार के लिए कोई भी छोटा सा किया गया प्रयास अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। देखिए, उद्योग का विकास भी कृषि के ऊपर ही आधारित है। उद्योग को कच्चा माल की उपलब्धता हम कृषि के विकास के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा माल सप्लाई कृषि करेगा। ऐसी स्थिति में उद्योग का विकास प्रत्येक समाज को चाहिए, उसके पैरेलल समानांतर कृषि का विकास भी होना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण विकास के चरण पूरे हो सके, तो सभी सेक्टर बराबर रूप से इसमें भाग ले सकें। पांचवी बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, अपन पूंजी की अगर बात करते हैं, कृषि के अंदर पूंजी अगर मूल्य के रूप में आंकते हैं तो बहुत ज़्यादा आती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, भूमि और फिक्स कैपिटल, अगर कृषि की बात करें, उनका मूल्यांकन यदि अपन रुपए के रूप में करते हैं तो यह लाखों में जाता है, क्योंकि भूमि का मूल्य, भूमि सबसे स्केर्स साधन है तो उसका मूल्य लाखों में जाता है। इसी तरह से जो भूमि है, भवन है, ट्रैक्टर है इत्यादि जो स्थिर साधन है, उनका मूल्य भी लाखों में जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल है जो कृषि में आवश्यक होती है, वह कम है। तुलना यदि करें अपन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की, तो कृषि के अंदर वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, कम मूल्य की चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र स्थिति यह है कि अगर मूल्यांकन अगर भूमि और फिक्स पूंजी का करें तो किसान लाखों करोड़ों का मालिक होता है, लेकिन उसी किसान को वर्किंग कैपिटल अपना खेती का कार्य करने के लिए 10 या 15 हज़ार रुपये चाहिए, वह उसके पास में उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में ये अगर तुलना करें अपन उद्योग से, उद्योगों में उल्टा है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए और फिक्स कैपिटल कम होती है। यह जो अंतर है, देखिए, अगर थोड़ा सा भी रुपया चाहिए किसान को, फिक्स कैपिटल का मूल्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल अगर उसको चाहिए तो उसके लिए उसको साख के ऊपर, जो वित्त की उपलब्धता साख के रूप में निर्भर करना पड़ेगा। इसके लिए निश्चित रूप से वित्त अगर उपलब्ध होगा तो वह अपनी इनकम, उत्पादकता बढ़ा सकता है। छठा बिंदु है गेस्टेशन पीरियड। देखिए, गेस्टेशन पीरियड का अर्थ ये होता है कि अपन ने बुवाई की और अपन ने उत्पाद प्राप्त किया, इसके बीच में कितना टाइम लगता है। अगर अपन पौधों की बात करें तो यह टाइम 2 महीने से लेकर 7 साल तक हो सकता है। 7 साल की बात जब अपन करते हैं तो अपन करते हैं बात कोकोनट की, जिसको सोइंग से लेके और फल देने लगता है, उसके बीच में 7 साल का पीरियड होता है। इस दौरान अपन जानते हैं कि सोइंग के बाद में भी बहुत सारे खर्चे अपने को लगातार करने पड़ेंगे जब तक उत्पाद अपने हाथ में नहीं आता है। तो गेस्टेशन पीरियड लंबा होने के कारण निश्चित रूप से जो बीच में पूंजी की आवश्यकता है, अगर वह उसके पास में उपलब्ध नहीं होगी तो वह अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में अपने को वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इनकी जो उपलब्धता चाहिए आवश्यक पूंजी की बीच के समय में कार्य करने के लिए, उसके वो अगर उपलब्ध कराएंगे तो वह अपना काम आसानी से और सरलता से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में रिसोर्स बेस। देखिए, मुख्य रिसोर्स अपन अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। यहाँ पर भूमि की बात करें जो बिल्कुल सीमित है, श्रम जनसंख्या प्रदान करती है, पूंजी क्योंकि जोखिम ज़्यादा है, पूंजी का निवेश बहुत कम होता है, तो पूंजी निवेश अगर कम होगा तो उत्पादन भी कम है, ये अपन जानते हैं। और भारत की स्थिति यह करें उद्यमिता, यह उद्यमिता
का गुण अपन भारतीय लोगों में देखते हैं, तो उसके प्रति भी भारतीय लोग एक तरह से जागरूक नहीं होते हैं, वह नहीं करना चाहते। सांस की उनकी स्थिति, सांस का कार्य करने की उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। ऐसी स्थिति में जो कृषि विकास के अंदर जो ठहराव आया है, स्टेग्नेशन आया है, इस ठहराव को यदि अपन तोड़ना चाहते हैं, विकास की पटरी पर अर्थव्यवस्था को विकास देना चाहते हैं या कृषि को विकास देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह ठहराव तोड़ने का काम अपन क्रेडिट के द्वारा ही कर सकते हैं। यह बात। इसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए इन्वेस्टमेंट की बात अपन बार बार कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कम है, निवेश कम होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादकता कम होगी। कृषि के अंदर निवेश की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर एक देखिए कि मुख्य रूप से स्मॉल मार्जिनल फार्मर, आर्टिजन्स, SC ST तबका या छोटे मोटे, इन सब के पास में बचत बहुत कम है। ये सब जो मुख्य रूप से ग्रामीण समाज इन लोगों से मिलकर बनता है, और इनके पास में पूंजी की हमेशा कमी रहती है। देखिए यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में विजिबल है, कुछ इनविजिबल है। इनविजिबल स्टेप में अपन इनविजिबल स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि जो ये वर्किंग कैपिटल चाहिए, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, आइल्डिंग वैरायटी सीड, इस प्रकार की। और विजिबल में अपन कुआं खोदना है, भूमि सुधार का रूप है, बिल्डिंग बनाना है, इत्यादि ये सब बातें। तो एग्रीकल्चर में अगर निवेश का ये बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता हमें रहती है, तो और यह आवश्यकता निवेश की कोई साख के रूप में वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध कराए, तभी आसानी से उनकी जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। उसके बाद में रूरल हाउस होल्ड की जनरल बात करें तो यहाँ रूरल हाउस होल्ड की स्थिति ऋणग्रस्त है, ज़्यादातर गरीबी की स्थिति में है। ऋणग्रस्तता और गरीबी की स्थिति हम तोड़ना चाहते हैं, तो उनको सशक्त बनाना चाहते हैं, तो उनको उत्पादक साधन उपलब्ध कराएं, जिससे वह अपना उत्पादन बढ़ा सके, उत्पादन से उनकी आय ज़्यादा हो सके, और जो गरीबी का चक्र भी हुआ है उसको वह आराम से तोड़ सके। निश्चित रूप से यहाँ पर भी आवश्यकता क्रेडिट की होगी इनको, और जो समाज संस्थागत ढांचे के रूप में इनको उपलब्ध करा सकता है, और उनका आर्थिक विकास भी आसानी से कर सकता है। कंजम्पशन पैटर्न, निश्चित रूप से भारत में कंजम्पशन पैटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर है, अपन सभी जानते हैं। बहुत सारा ज़्यादातर हिस्सा जनसंख्या का बहुत गरीब है, उनके पास में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो न केवल उत्पादन के लोन बल्कि उपभोग के लिए भी उनको क्रेडिट का काम आवश्यकता पड़ सकती है। तो उनकी मदद अपन क्रेडिट के रूप में करके भी उनकी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात करें तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अंतर है। कुछ लोगों के पास में सब कुछ है और कुछ लोगों के पास में कुछ भी नहीं है। तो हैव और हैव नोट के बीच में जो अंतर है, इस अंतर को पूरा करना किसी भी समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज समाज का ढांचा बिखर सकता है, असंतोष पनपेगा, और यह अंतर को पूरा अपन लगातार फ्लो, जो फाइनेंशियल फ्लो है, संस्थागत फ्लो है क्रेडिट के रूप में, यह दिलाकर अपन पूरा कर सकते हैं। आखिर की बात करें अपन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम सरकार चलाती है। उसका उद्देश्य यह होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर, आर्टिजन्स, SC ST तबका है, उनको इन कार्यक्रमों में इनकी हिस्सेदारी बढ़े, जिससे आर्थिक रूप से यह मजबूत बने। जो असेट्स उत्पादक है जो इनके पास में जाए, जिससे यह अपना उत्पादन बढ़ाकर और विकास की मुख्य धारा में आ सकते हैं। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक उद्देश्य तो यह है कि रूरल स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको मजबूत करना है। और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है बल्कि जो एग्रीकल्चर का जो टारगेट है समाज का, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन है, ब्लू रिवोल्यूशन है, जो समाज चाहता है एग्रीकल्चर से, उसका पूरा अगर कराना है तो इन लोगों को मुख्य रूप से स्मॉल मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस लेबर, आर्टिजन्स, इनको अपने को मजबूत करना पड़ेगा। और यह मजबूत करने का प्रयास अपन संस्थागत वित्त उपलब्ध कराकर ही हम कर सकते हैं। इसके लिए साख बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से मोटे रूप से
विस्तृत रूप से आज अपन ने साख का योगदान इंडियन भारतीय कृषि में किस प्रकार का हो सकता है इसकी बात की है। धन्यवाद। घूम आ रहा है यार।